बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। मुल्क जहां बहुत सी मुश्किलात में घिरा हुआ है, वहीं पर अब एक और सियासी मुश्किल सामने आन पड़ी है। एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है जेआईटी का, उज़ैर बलोच की जेआईटी का। ये जेआईटी एक थी, रिपोर्ट्स दो हैं। आखिर ये मामला है क्या? असल जेआईटी किसकी थी? उज़ैर बलोच पीटीआई के नज़दीक विलन है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हीरो हैं। ये एक निराली मंतक सामने नजर आई। पीपल्स पार्टी पीटीआई दोनों इस मामले पर लग यूं रहा है कि सियासत कर रहे हैं। अली जैदी साहब कहते हैं कि अवाम के लिए हम ये कर रहे हैं। बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है, उनका आपके साथ तारुफ कराते जाते हैं। फिरदौस तमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली में। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। इस्माइल रहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया रहू साहब आपके भी वक्त का। और हमें रेहान हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे एमक्यूएम से। सबसे पहले सर, आई विल स्टार्ट विद यू नकवी साहब। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपके जो इत्तेहादी हैं, अगर यूं कहा जाए कि वजीर आजम खुद उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन अली जैदी साहब कहते हैं कि यूं महसूस होगा गोया सियासत की जा रही है इस सारे मामले पर। चले वो तो ऑफिशियल्स की हद तक हो गया, लेकिन इत्तेहादियों की हद तक क्या एनआरओ दे दिया है वजीर आजम ने उन्हें कि उनसे भी पूछ नहीं पा रहे? क्या चीज नहीं पूछना चाह रहे? ये नहीं पूछना चाह रहे कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का इस सारे मामले में क्या रोल था, जो बल्दिया फैक्ट्री की रिपोर्ट थी उसमें एमक्यूएम का क्या रोल था, एमक्यूएम लंदन पर किस तरह सब मामला डाल सकती है, ये सब बातें सर। देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बात है, जो रोल जिसका लिखा गया है जेआईटी के अंदर, चाहे वो आप वर्जन 1 लें या वर्जन 2 लें, उस ये तो एतराफ किया गया कि बल्दिया की आग लगवाई गई, खुद इंटरनल नहीं लगी। बिल्कुल ठीक। और को लगवाने के लिए किन किन लोगों का किरदार था, जिन जिन हजरात के नाम आए, हमाद अजहर, और उनके पीछे जो हजरात भी होंगे। जो सवाल पूछने का है कि आपको लगे हुए कितना अरसा हो गया, जेआईटी को आए हुए कितना अरसा हो गया, ये इसकी जिम्मेदारी थी। अगर पुलिस की थी तो सिंध पुलिस किसके नीचे काम करती है? सिंध हुकूमत के नीचे। तो सिंध हुकूमत लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिला सकती है? क्यों रूल ऑफ लॉ नहीं स्टेब्लिश हो सका? क्यों लोगों को ये एहसास नहीं हो सक रहा कि इस मुल्क में कानून की आंख में सब बराबर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताकतवर कौन है और कमजोर कौन है। जैसे कि वो जो बल्दिया की आग में जो 300 लोग और उनके अहले खाना जो उससे मुतासिर हुए, वो सब गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है। उनके पास वो रिसोर्स नहीं है कि बड़े बड़े वकील खड़े कर दे। बिल्कुल सर, दुरुस्त बात। और जो लोग कराची लियारी गैंग वॉर में और ओवरऑल गैंग की लड़ाइयों में मारे गए आम शहरी, वो भी गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। बात कर रहा। इसी तरह जेआईटी चाहे वर्जन 1 ले ले, वर्जन 1 अंदर जो पीटीआई ने ऑफिशियली रिलीज किया, उसके लिहाज से 198 पीपल उन्हीं का मूव किया जा रहा। किसने उनको रोका हुआ है? एंटी टेरर कोर्ट में दोनों चल रहे हैं। एंटी टेरर कोर्ट डे टू डे हियरिंग करती है। कितने अरसे में इंसान लोगों को कोई जवाब नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? हुकूमत वक्त को जब चीज का जिम्मेदार ठहराया जाता है तो सिंध हुकूमत इन दो की तो जिम्मेदार है। तीसरी ले लीजिए, निसार मुराई साहब की बात ले लीजिए, उसमें माली बेज़ाब्ते का जिक्र है। क्या हुआ? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? क्या रीऑर्गेनाइज हुआ? अच्छा, इन तीनों में देख लीजिए तो 2 जेआईटीज के अंदर पुलिस का किरदार बड़ा मशकूक है, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए। सही। जैसे इस्माइल राहुल साहब कहेंगे कि शुगर के सिलसिले में बड़े स्कैंडल आए। हमने सबसे पहले क्या हमने कहा, एचसीसीपी इसको रीऑर्गेनाइज करो, एफबीआर को रीऑर्गेनाइज करो, कंपटीशन कमीशन को करो, और फिर इनको कहा कि अब तुम काम करो। इस तरीके से आपको इदारे बना। सिंध हुकूमत 12 साल से है एक ही जमात की। इन्हीं ने इस शहर के अंदर मसाइल के लिए क्या कहा, और अभी ये एक वाक्य नहीं है, इसके अंदर देखिए जो मुझे तो कोई इतराज नहीं है। 12 मई का वाक्य उठा। आप दुरुस्त कह रहे हैं नकवी साहब, आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे। मैं तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पूछना चाह रहा हूं। आपकी गवर्नमेंट है विफाक में, वहां पर जो काम हो सकते हैं वो क्यों रुके हुए हैं? क्या आप ये वेट कर रहे हैं कि पहले सिंध ये करेगा तो उसके बाद आप पूछेंगे? कम से कम क्लैरिटी तो आ जाए कि ये जेआईटी रिपोर्ट का मामला है क्या, कौन सी ठीक है, जिस पर दस्तखत नहीं हुए, जिस पर हुए हैं बाकी 2 लोगों के। देखिए, मैं आपको इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी देता हूँ।
देखिए, नैब को मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। नैब बनाया मुशर्रफ ने, नैब का चेयरमैन लगाया पीएमएलएन ने और पीपीपी ने। सजेशन पीपल्स पार्टी की थी, जावेद इकबाल साहब। दोनों ने मिलके, दोनों ने अपनी हुकूमत में उस कानून में कोई तब्दीली नहीं की। अब इस हुकूमत में जब नैब वाले किसी पीपल्स पार्टी या एमएलए वाले पे हाथ डालते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, नियाली गठजोड़। क्या कमाल की बात है, ये चेयरमैन का कानून किसी और का बनाया हुआ, तब्दीली कानून में आपने की नहीं और गठजोड़ हो गया नैब और नियाजी का। वाह भाई, कमाल की बात है। हम अगर ये वाली चीज पे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जाएंगे तो कहेंगे इन्हीं ने विक्टिमाइज करने का एक और रास्ता ढूंढ लिया। हम विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते, हम जुडिशियल प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं। हम कहते हैं कि लोगों को कैफरे किरदार, जो ऐसा जिसका किरदार है उसको वाज़ेह किया जाए और उसको एक्सपोज किया जाए और उसको ऐसी सजा दी जाए। नकवी साहब, मैंने इस्माइल राव साहब के पास जाना है, उनका इस पे मैंने आंसर लेना है, लेकिन एक छोटी सी चीज मुख्तसरन बयान कर दीजिएगा कि सिर्फ अगर इतना कर लें वजीर आजम कि वो तमाम महकमे जो उनके अंडर हैं, ISI है, IB है, MI है, और उनके बुला लें सरबराहान को, और या उस वक्त जो JIT में थे, और उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए, दूसरी पर भी आपने ही कर दिए क्या दस्तखत? क्लैरिटी यहां पर तो कम से कम आ जाए, उससे कोई विक्टिमाइजेशन तो नहीं होने लगी। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये फिर वही वाली बात होगी कि जब ये होगा, इस वक्त फर्क क्या है दोनों JITs के अंदर? एक पे वफाक के लोगों ने साइन किए हुए 4 के जी, और सूबे के नीचे जो इदारे आते हैं उन्हीं ने नहीं साइन किए, और दूसरी रिपोर्ट पे सबने साइन किए थे। यही फर्क है ना। और क्यों कर दिए 2 रिपोर्ट्स पर साइन आखिर इन लोगों ने क्यों कर दिए? एक सवाल ये भी तो है सर। जी मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। मुझे जो इस वाले जो कुछ लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा और जो छुपा हुआ है वो तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है छुपी हुई हो। तो कम से कम इस आदमी को नहीं, इसको कहीं पहुंच तो जाए। अगर वो इस पर डिस्प्यूट करते रहते तो ये JIT भी गायब हो जाती। तो कम से कम उन्हीं ने अक्लमंदी का फैसला किया, तो कुछ तो डाल तो रह गए। 3-4 साल बाद अक्लमंदी का फैसला किया। सर, मैं इस्माइल राव साहब की तरफ जाऊंगा। राव साहब, फरमाइएगा, जिस तरह से डिस्टेंस कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को उज़ैर बलोच से, वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, ऑन एयर बयानात मौजूद हैं आपकी पार्टी के लीडरान के, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि हमारा ताल्लुक नहीं है। एक रिसेंटली एक छोटी सी एग्जाम्पल सिर्फ एक एनालॉजी के तौर पर आपको दूंगा। ये एक खातून का वाकया सामने आया, उन्होंने कहा जी मैं कर्नल की बीवी हूँ। आपकी पार्टी के बहुत से लीडरान ने ट्विटर के ऊपर तस्वीर पोस्ट की उन कर्नल साहब की बहुत सारी शख्सियात के साथ कि ये देखिए कि ये इनके साथ इनका बाकायदा ताल्लुक है इस इदारे के साथ। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा और मवाद मौजूद है, उसके बावजूद किस तरह से आप लोग इतना ईजिली कह सकते हैं कि कोई ताल्लुक ही नहीं किसी का उज़ैर बलोच के साथ? देखें, सबसे पहले तो मुझे अपना फिरदौस शमीम साहब की बात बिल्कुल सुनाई नहीं दी। उसने क्या कहा, बिल्कुल मेरे तरफ बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहलीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज की पार्टी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख 52 साल तारीख आपके सामने है जी। पीपल्स पार्टी ने कभी भी तशद्दुद सियासत नहीं की, कभी भी पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद वाली सियासत नहीं की, कभी पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी, बदमाशी, दादागिरी वाली सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी के साथ हुई है, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कई पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए हैं, लीडरान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। लेकिन क्या ये मानेंगे सर, आप ये मानेंगे आपके पीपल्स पार्टी ने बदमाशी वहां पर तो की जहां पर बदमाशी की जा रही थी उनके साथ, MQM के साथ? नहीं, कहीं मैं मुझे आप बात करने दें कि पीपल्स पार्टी का न ये आइन रहा है, न मंसूर रहा है, न ये कभी प्रोग्राम रहा है, नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये समझती है, बिलीव रहा है, एतमाद रहा है, अकीदा रहा है कि किसी तशद्दुद के जरिए पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं या पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक उसका अकीदा यही है कि लोगों को अगर सियासत करनी है तो लोगों के दिलों को जीतना होता है। वो तशद्दुद के जरिए, वो बदमाशी के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए, कब्जागिरी के जरिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
और आज तक पीपल्स पार्टी उसी प्रोग्राम पे चल रही है, जिसकी वजह से पुरअमन सियासत की वजह से, पुरअमन प्रोग्राम की वजह से, तरक्की के प्रोग्राम की वजह से पीपल्स पार्टी कुर्बानियां देती रही है। पीपल्स पार्टी पे तशद्दुद भी हुआ, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कत्ल भी किया गया। इसी कराची के शहर में कितने कारकुनों को, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को शहीद किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसका जवाब उसी तरह नहीं दिया, कभी नहीं दिया। जहां तक बात आप करते हैं ये JIT की, तो देखें अली जैदी साहब अब वो JIT बात कर रहे हैं जिसमें अब मैं समझता हूं कि अगर अली जैदी साहब को ये JIT अगर मिली थी तो एक तो इस दौरान उसको पूरी तस्दीक करनी चाहिए थी, वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी कि उस पे दस्तखत उस पे हैं, उस पे नहीं है, उनके वहां पे हैं, वहां अपेरेंटली तो उन्होंने तीन साल लगाए हैं सिर्फ इस JIT को मंजर आम पे लाने के लिए। अब ये जो इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, जो उनमें आपको पता है कि सारी JIT में ताकतवर इदारे कौन से होते हैं, मोहरत कौन से होते हैं, ज्यादा असर रसूख किन इदारों का होता है, और JIT बनाई इसलिए जाती है। ठीक है, अब उन इदारों से अब वो वफाक के अंडर में है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में है, इंटीरियर में अंडर में है, प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर में है। अब ये सारी तहकीकात वो करें, जांचें, देखें, ये पहले तो उसकी तस्दीक करें कि ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, पूछें, मालूम करें। और इतनी उजलत क्या थी, इतनी जल्दबाजी और हुजड़बाजी क्या थी कि आप एक बिल्कुल अनसर्टिफाइड और गैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट को आप सबसे बड़े मुक़द्दस ऐवान में बैठ के, आप जहाँ कानून साजी होती है, जहाँ आइन साजी होती है, जहाँ मुल्क और कौम और अवाम के तकदीर के फैसले होते हैं, आप उनको उछाल के ऐसे कहते हैं जैसे कोई पता नहीं क्या कौन सा सहीफा आप ले आए हैं अचानक। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक इस किस्म का अब इल्जाम तराशियां पीपल्स पार्टी से अब ये नहीं हो रही है, पीपल्स पार्टी से हमेशा इल्जाम तराशियां हुई। तहरीक इंसाफ ही कहती है, अभी नकवी साहब भी यही फरमा रहे थे सर, वो ये कह रहे थे कि अगर वजीर आजम इस तरह से तहकीकात उन इदारों से जो उनके मातहत हैं, गो के उस वक्त जब ये JIT बनी थी तब ये वजीर आजम नहीं थे, लेकिन अगर वो इस तरह की तहकीकात शुरू करते हैं तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम आपकी पार्टी की तरफ से लगेगा। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अब नहीं हो रही है क्या? अब कौन सी पॉलिटिकल? अच्छा, एक चीज रह गई सर, आप भी डिनाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है यार? आपको पता है नेब क्या कर रहा है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सवाए पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बाकी कुछ देखने में नहीं आता। आटा चोर देखने में नहीं आते, चीनी चोर नहीं देखने में आते, उनको शुगर माफिया देखने में नहीं आती। पेट्रोल जब सस्ता होता है तो पूरे मुल्क से गायब हो जाता है, फिर जब बढ़ता है तो एक रात के अंदर पेट्रोल पंप पे पहुंच जाता है। ये बिलियन ट्रिलियन रुपए किसने कमाए इन साल डेट के अंदर? राव साहब आप ले जाइए, आप एक शिकायत सर नैब ले जाइए, वो उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर देते होते हैं, वहां पर एक बोर्ड का इजलास, उसमें वो चेक करेंगे, अगर आपके जो लगाए हुए इल्जामात हैं उनमें कोई हकीकत होगी वो उस पर तहकीकात स्टार्ट करवा देंगे। अगर ये खुद नहीं करवा सकते या नैब खुद नहीं कर रही अपने ओन पे, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं नैब के अंदर होना। ये तो नहीं है कि आप एक यहाँ क्या होता है, जो दावा किया जा रहा है, बुलंद बांग दावा किया जा रहा है, ये हमने जी रिपोर्टें, कमीशन की रिपोर्ट आई और छाया हो। अरे भाई आपने क्या क्या, यानी एक तो आया चीनी की कीमत कम हुई, दोनों तरफ से जो ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, नैब के हवाले से आपने बात की, एक चीज का मुझे जरा थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा। ना उनको कानून के कटहरे में लाया गया और नई अवाम को अभी तक रिलीज में सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब थे, नवाज शरीफ साहब, इन दोनों की मुशावरत के साथ इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन नैब, और ये नाम आपकी पार्टी की तरफ से सामने आया था सर, जावेद इकबाल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने रखा किसने नहीं रखा, लेकिन उसका जो काम हो रहा है वो तो आपके सामने है ना। आप मुझे बताएं, देखें, सिंपल सी बात है, सीधी हम लंबा चौड़ा होने जाएं, यहाँ आगा सराज दुरानी, खुर्शीद शाह या दूसरे, इवन अगर मीडिया, ठीक है, वो बातें हो गई सर। मेरी गुजारिश सर, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला, रेफरेंसेस दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, रेफरेंसेस दाखिल कुछ नहीं है, लेकिन उनको पहले रेफरेंस, बाद में तहकीकातें बाद में होती हैं, चीजें बाद में लाई जाती हैं। अच्छा, मेरा सवाल सर ये था कि जो ओवरऑल सारी पीपल्स पार्टी कह रही है कि उजैर बलोच के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आपका भी यही स्टैंड है क्या? मैं ये बात में जो आपने कही कि नेब के हवाले से बात कही, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये केसेस बाद में बनाए जाते हैं, अरेस्ट टारगेट जिनको करना होता है उनको पहले गिरफ्तार कर दिया जाता है, चाहे वो
मीडिया अपोनेंट हो, पॉलिटिकल अपोनेंट हो, लेकिन वही पीटीआई के हुकूमत में शामिल हैं, पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उन पे रेफरेंसेस बने, प्रूफ दाखिल हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं, उनको हाथ नहीं लगाया। ये इस्माइल राव साहब पंजाब के ना वजीर हैं, अभी भी वजीर हैं सिब्तान खान साहब, उन पर भी नैब ने इल्जाम लगाया, कुछ भी साबित नहीं हुआ, पहले गिरफ्तार कर लिया था। क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर है, बताने का कहने का मकसद ये है कि हुकूमत के खिलाफ भी ये कार्रवाइयां हो रही हैं। एनीवेज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैंने दोबारा आगे बढ़ना है थोड़ा सा मामले को आगे लेकर। मैं उज़ैर बलोच के हवाले से मैं आपसे पूछ रहा था। अब तो कोई किसी से कोई मुलाकात हो, प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जब जहाँ गैदरिंग्स होती हैं, लोग आते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी किसी के साथ फोटो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि अगर उज़ैर बलोच के हवाले से तो जो उसके सबसे करता धरता थे, जो अलग ऐलान जो कह चुके कि ये हमने पाला है, इसको हमने जवान किया है, ये कौन कह चुका है, हमारा इसका हाथ है, वो इनके इत्तेहादी हैं, पीटीआई के इत्तेहादी हैं, हुकूमत में शामिल हैं, वो अभी भी उनके इत्तेहादी हैं, उनके साथ बैठे हुए। जुल्फिकार मिर्जा साहब उस वक्त जरदारी साहब के बहुत क्लोज थे सर। नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब डिफरेंस पैदा हो गए, मिर्जा साहब जुल्फिकार मिर्जा, लेकिन ये मामला तो उससे पहले हुए ना, जरदारी साहब से अलग हो गया, उसके बाद भी उज़ैर के मुतालिक जो उसके बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके सामने हैं। सही। नकवी साहब, उज़ैर बलोच तो विलन है, जुल्फिकार मिर्जा साहब आपकी राय में, जो कि अली जैदी साहब की राय में तो हीरो हैं, क्या आपकी राय में भी वो हीरो हैं, मर्द हो रहे हैं? पहली ये कि जब कोई वजीर कोई एक्शन करता है तो उसके ऊपर एक और वजीर भी होता है जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। जी हाँ। तो जो चीफ मिनिस्टर है या ऑर्डिनरी कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर पे जिम्मेदारी दी जाती है। जब तक वो इनके साथ थे उनके तमाम एक्शन सही थे, जब वो छोड़ के चले गए तमाम एक्शन गलत हो गए। तो पहले तो ये माना जाए कि उन एक्शंस के जब उन्होंने एज अ वजीर किए थे उसके अंदर पूरी कैबिनेट की भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और चीफ मिनिस्टर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल काम किए उसके उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। जहां उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, हर आदमी को ये राइट है कि वो अपना सोच अगर उसमें तब्दीली आती है उस तब्दीली का वो इजहार कर सकता है और वो अपने आप को उन लोगों से किनारा कश करके दूसरे के पास जा सकता है। खुद इस्माइल राव साहब जो थे कहाँ खड़े थे और अब कहाँ पर नहीं, लेकिन इससे नकवी साहब इससे कोई एब्जॉल्व तो नहीं हो जाता, इससे कोई बरी जिम्मा तो नहीं हो जाता कि मैंने तौबा कर ली, कानून तो अपना रास्ता पूरा इख्तियार करेगा कि नहीं? एक मुझे प्लीज एक चीज मुकम्मल करनी थी जी। सिंध की एक तारीख को भी नोट करनी थी। यहाँ जो भी क्राइम होता है ना उसका कभी कोई कातिल नहीं मिलता, चाहे वो पुलिस ही कत्ल करे। पुलिस में से भी नहीं निकाल सकते ये लोग कि कत्ल किसने किया था। मुर्तजा भुट्टो साहब का केस आपके लिए मिसाल के तौर पर इस वक्त इस साल अजीज मेमन सहाफी को इन्होंने क्या कहा, उसने खुदकुशी कर ली और बाद में क्या निकला जब रिपोर्ट चैलेंज की, लाश एक्सह्यूम की कि उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया। अभी तक उसका भी नहीं आया। उम्मे रबाब घूम रही है पिछले 4 साल से कि उसके बाप और चचा को कत्ल किया, इंसाफ उसको भी नहीं मिला। मैं ऐसी कितनी गिनाता चला जाऊं जहां सिंध हुकूमत ने किसी ऐसे केस में जिसमें किसी पीपल्स पार्टी वाले का नाम आ जाए वो नहीं होगा। इन्होंने एक एसपी रिजवान को भी हटवाया और उसके बाद जिस आदमी की वजह से डॉक्टर रिजवान को नहीं, देखें हाशमी साहब, नकवी साहब, उसमें छोटा सा मामला, सिर्फ गुजारिश सिर्फ छोटी सी ये थी कि आपके भी 14 MNAs हैं इस शहर से, MPAs अलग हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है ना साथ, आप उसको कम से कम हाईलाइट कर सकते हैं, आप विफाक की मदद ले सकते हैं बहुत सारे केसेस के अंदर। कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं, मैं तो उससे डिनाई नहीं कर रहा, ये हमने किया हुआ है जो किया हुआ है। और फिर जो कानून में तब्दीलियां करनी है सर, वो तो खास तौर पर मुझे कुछ ऐड करने थे इसमें। श्योर। इनको ये नहीं पता कि अली जैदी साहब आज से कैंपेन नहीं कर रहे JIT की रिलीज के लिए। ये कोई उन्होंने असेंबली में घुमाई थी। वो पहले सिंध हाई कोर्ट में गए कि ये JIT सिंध हुकूमत रिलीज करे। सिंध हुकूमत ने उस वक्त भी नहीं रिलीज की। सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया जनवरी में, उसके बाद भी नहीं रिलीज की इन्होंने।
और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे थे कि ये रिलीज ना हो, तब वो लहराई है, तब ये मजबूर हुए रिलीज करने के लिए। जीआईटी रिपोर्ट ये पूछ लीजिए कि आप जब उस जीआईटी में तो आप रिलीज के क्यों खिलाफ थे? क्या आप नहीं चाहते कि इंसाफ मिले लोगों को? अब जीआईटी यहाँ पर मॉडल टाउन इंसिडेंट की भी एक बड़ी कोशिश के बाद, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद रिलीज हुई, हुआ अब तक उस पर भी कुछ नहीं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। एक ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पे नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात ये करेंगे कि इसकी रिपोर्ट को जो रिपब्लिक किया गया, अली जैदी साहब के पास जो 2017 से मौजूद थी बकौल उनके, ये टाइमिंग क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? वजीर आजम साहब के साथ उन्होंने खुद बताया कि मैंने शेयर की है, वजीर आजम साहब ने भी उन्हें इजाजत दे दी है सब कुछ करने की, लेकिन उसके बाद के जो एक्शंस हैं वो वजीर आजम साहब कब लेंगे? और बल्दिया टाउन की जीआईटी, एमक्यूएम, पाकिस्तान अपने आप को बरी जिम्मा करार देती है ये कहकर के ये एमक्यूएम लंदन का काम है। ये क्या मामला है? इस ब्रेक पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। कराची के शहरियों को जो जिस अजियत से गुजरना पड़ रहा है उसका सिर्फ कराची के शहरी ही अंदाज़ा कर सकते हैं। और है कोई कि जिसका के इलेक्ट्रिक पर जोर चले? अब बिजली मिल जाएगी के इलेक्ट्रिक को, गैस गायब हो चुकी है, गैस एसएसजीसी कह रहा है कि हमने के इलेक्ट्रिक को दे दी है, के इलेक्ट्रिक अपने ट्रांसमिशन के मसले सुना रहा है, अब ऊपर से बारिश का भी मामला चल रहा है, लोग करंट लग के मर रहे हैं, हर साल ये सब मामला रिपीट होता है। लेकिन उसके बावजूद जो उमर अयूब साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अभी भी 2 साल लगेंगे, उन पर तनकीद शुरू कर दी गई। लेकिन अंदर कहानी जो सुनने में आ रही है, नकवी साहब आप बहुत रॉबस्ट तरीके के साथ इस वक्त आप एहतजाज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी मामला चला था शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचने का, के इलेक्ट्रिक को। इस दफा सुनने में आ रहा है कि फिर इस तरह का कोई मामला चल रहा है और ये जानबूझकर इतनी बुरी परफॉर्मेंस सो टू स्पीक के इलेक्ट्रिक की नजर आ रही है कि जान छुड़ाई जाए के इलेक्ट्रिक की। के इलेक्ट्रिक खुद भी जान छुड़ाना चाह रहा है और आगे शंघाई इलेक्ट्रिक को दे दी जाए जिसमें नुकसान रियासत पाकिस्तान का होगा। जी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नुकसान शहर कराची के लोगों का, जिससे कि हम 2005 से सफर कर रहे हैं, जहां मैं ये भी एक्नॉलेज करने में मुझे कोई याद नहीं होती कि के इलेक्ट्रिक ने बहुत सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट लेके आई, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को वो डिलीवर नहीं कर सके। मेकिंग कराची लोड शेडिंग फ्री 15 साल में नहीं। अच्छा, आज सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि किस किस की गफलत कहां थी और उसके नताइज क्या हुए। सबसे बड़ी गफलत यह है, इस कंपनी के पास कोई प्लान या प्रोग्राम उन्होंने न पब्लिक में शेयर किया है, ना हुकूमत से शेयर किया है, ना नेपरा से शेयर किया है कि हम करना क्या चाहते हैं टू मेक कराची लोड शेडिंग। वो बेचना चाह रहे हैं सर नकवी साहब। जी 2 मिनट दे देंगे तो आपको जी। इस वक्त शहर कराची में बिजली की रिक्वायरमेंट 3700 मेगावाट प्लस और के इलेक्ट्रिक जिसमें 750 मेगावाट नेशनल ग्रिड से ले रही है, दूसरे प्लांट से ले रही है, 3100 से ज्यादा बिजली पैदा कर ही नहीं सकती, चाहे उल्टा लटक जाए चाहे फेडरल गवर्नमेंट उल्टी लटक जाए, ये 3100 से ऊपर नहीं जाएगा। और फिर ट्रांसमिशन का भी मसला है जी, ट्रांसमिशन का एक अलग मसला है। मैं बता रहा हूँ 600 मेगावाट की शॉर्टेज है। अब ये भी कहा जा सकता है, वो कहते हैं नेशनल ग्रिड से हम ले भी लें तो ट्रांसमिट कैसे करेंगे हम? अब ट्रांसमिशन का उतना नेटवर्क नहीं है, प्रोडक्शन अपनी जगह पे रह गई। नेशनल ग्रिड से ये 750 मेगावाट से ज्यादा ले नहीं सकते, इससे कि इनके पास इंटरकनेक्शन फैसिलिटी नहीं। अगर आज की तारीख में इंटरकनेक्शन फैसिलिटी बनानी शुरू की जाए तो कम से कम 2 साल और वैसे लेने चाहिए 2.5 साल लगेंगे। इनके 2 पावर प्लांट बन रहे हैं जिसमें अगले साल अप्रैल में और अगस्त में 900 मेगावाट आएगा और 300 मेगावाट रिटायर होगा 150 करके। नेट इजाफा 600 मेगावाट का होगा। उसके बावजूद अगले साल तक डिमांड जो है वो 300 मेगावाट और बढ़ जाएगी, यानी उस वक्त 4000 मेगावाट बिजली की रिक्वायरमेंट होगी और 3600 ये पैदा कर रहे होंगे। ठीक, 3600 मेगावाट पैदा कर रहे हैं।
सही हो गया, लेकिन बात तो वहीं पर आ गई ना सर। वो ये ऑपोजिशन जो इस वक्त ऑपोजिशन है वो ये कहते हैं कि आपकी पार्टी जिस वक्त हुकूमत में आई आपको बहुत अच्छी तरह से इदराक था, खास तौर पर कराची से ताल्लुक रखने वाले एमएनएस एमपीएस को, कि के इलेक्ट्रिक के मामलात क्या हैं। जैसा कि आपने अभी बताया, उसी वक्त अगर काम शुरू हो जाता है इस सारे मामले पर तो 2 साल हो चुके, आज ये सूरत हाल बिल्कुल खत्म हो चुकी होती अगर बर वक्त आपकी पार्टी ने, आप जो कराची, आप लोग जो कराची लीडरशिप है पीटीआई की, आप फेडरल गवर्नमेंट तक ये कन्वे करते और ये सब कुछ काम करवा देते। जी, वो मसला ये है जी कि ये प्राइवेट कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी को अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर 2 लोग हैं, एक है नेपरा, दूसरी है एससीसीपी। वो जब तक ये मामलात ये 2 नहीं उठाएंगे वफाक को नहीं पता चलेगा। जो नेशनल प्लान है वो देखा जा रहा होता है और मैं समझता हूं और जाती तौर पे मैं कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। नहीं ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा एक आखिरी छोटा सा सवाल है नकवी साहब, वो ये है कि नेपरा और एससीसीपी की आपने बात की है ये इंडिपेंडेंट इदारे, लेकिन क्या इनको वफाकी हुकूमतें अपने मकसद के लिए ट्विस्ट हमेशा नहीं करती रही? क्या आपकी हुकूमत ये नहीं कर सकती? क्या आप झुटलाते हैं इस बात को? जी, क्या आवाज नहीं आई आप? मैं अर्ज कर रहा था सर, मैं पूछ रहा था कि नेपरा और एससीसीपी की आपने बात की, वैसे ये कहने को इंडिपेंडेंट हैं दोनों इदारे, लेकिन क्या इनके अंदर हमेशा से ट्विस्टिंग नहीं होती रही, गवर्नमेंट के कहने पर अपनी मर्जी की, जो कि इल्जाम आपकी पार्टी जब ऑपोजिशन में होती थी हुकूमत पर लगाया करती थी? तो यहां पर भी एससीसीपी और नेपरा से क्या आप ये काम नहीं करवा सकते थे? तो आप ये कह रहे हैं वी शुड कंटिन्यू विद द बैड प्रैक्टिस, नॉट मेक देम इंडिपेंडेंट? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये गुड प्रैक्टिस 2 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मैं क्या 2 साल क्यों? जिस दिन 2009 में हैंड ओवर किया गया था उस वक्त ये प्लान में लेना चाहिए था इनसे। अच्छा, उनका तो हो गया ना, उनसे पूछ लेते हैं। वैसे ही रेहान हाशमी साहब, आपकी पार्टी के सर, हाशमी साहब एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी है, मैं रेहान भाई से पूछना चाह रहा हूँ। सर आप कंप्लीट कर लें, चलिए। एक मिनट, मैं एक लम्हा दे दीजिए रेहान भाई के। मैं आज एहतजाज कर रहा हूँ कि आज फिर बात हो रही है किसी और को अब शेयर देने की, शंघाई इलेक्ट्रिक को। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उसको ट्रांसफर करने से पहले हमें ये बताया जाए कि शंघाई इलेक्ट्रिक भी आएगी तो कितना इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, कितने अरसे में कराची को लोड शेडिंग फ्री करेगी, इंटरकनेक्शन फैसिलिटी पैदा करेगी या नहीं करेगी, क्या मिक्स रखेगी फ्यूल की कि यहाँ की बिजली बनाने का खर्चा कम हो, इसलिए कि एक्सपेंसिव फ्यूल्स के ऊपर, बैड टेक्नोलॉजी के ऊपर, लीस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे जब वो बनाएंगे तो कहाँ जाएगी कॉस्ट? बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। एहतजाज करने का सबसे बड़ा मकसद था कि ये सारी बातें मंजर आम पे आए, पब्लिक डिबेट हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फैसले हो। एब्सोल्युटली। रेहान भाई, आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो बिजली की बात कर ली जाए, चाहे वो नक्कासी आब की बात कर ली जाए, चाहे वो सड़कों की बात कर ली जाए, ओवरऑल बदहाली की बात कर ली जाए, किसी का कोई कसूर नहीं। जिससे पूछ लें वो कहता है जी मेरा नहीं है, इसका कसूर है, उसका नहीं तो उसका कसूर है। किसका कसूर है आपके ख्याल में? देखिए, मैं इस कसूर के ऊपर भी बात बताऊंगा आपको। के इलेक्ट्रिक मोनोपोलाइज मार्केट है, यूटिलिटी सर्विसेज में है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जनरेशन का मसला है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का मसला आ रहा है और ये तैयार नहीं है। मामला यह है कि जगह जगह से स्ट्रीट लाइट्स निकाल दिए इन्होंने। अर्थिंग की जिम्मेदारी मुत्तहदा कौम मूवमेंट की बल्दियात ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी इनको, ताकि लोगों की जानों को महफूज कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तलिफ जगहों पर कराची की सड़कों को अंधेरा करता फिर रहे हैं। ये पर यूनिट चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। एनर्जी डिपार्टमेंट ने इनको समहाउ अलाउ किया हुआ है एट सोर्स करोड़ों रुपए काट रहे हैं। मिसाल के तौर पर जिस ज़िले को अभी मैं देख रहा हूँ, ज़िला वस्ती, उसके 3 करोड़ 20 लाख के करीब ये पैसे हर माह काट लेते हैं। और इस तरह की बेशुमार एबनॉर्मलिटीज़। टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का मामला हो, जो थर्ड पार्टी होना चाहिए वो थर्ड पार्टी नहीं हो। 99% जो मीटर्स जाते हैं टेस्टिंग के लिए उनमें फॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, लोगों पर बिल मुसल्लत कर देते हैं। एवरेज के ऊपर बिलिंग हो रही है। कोविड की वजह से वैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोग परेशान हैं, किधर जाएं? कोई पुरसाने हाल नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज कर रही हैं। देखिए, कराची मल्टी एथनिक सोसाइटी है।
आज कराची में चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, या जिस कम्युनिटी का भी हो, वो कराची वाला है, कराची में रह रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं कराची के लिए, तो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए अब बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम कराची में रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। वो ठीक है, और मैं तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा था। बैठे हुए यहाँ पर। एक आखिरी बात आगे बढ़ रहा हूं मैं जी, आगे बढ़ रहा हूं। सेंसस सही नहीं हुए, मैं ये वादा याद दिला रहा हूं कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट ने जो एग्रीमेंट किया था, जो कंसेंसस डेवलप हुए थे, उसमें एक कंपोनेंट था रीसेंसस करने का। जिस शहर की आबादी ही सही बुनियादों पे काउंट ना हुई हो, वो आप किस तरह प्लानिंग करेंगे? स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है। नकवी साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कराची वालों की के लिए कि इसको फेडरल एंटिटी डिक्लेयर करें। पानी का मसला, बिजली का मसला, चलने फिरने का मसला, रेवेन्यू का मसला, टैक्सेस की मद में इनके खून पसीने की कमाई को निचोड़ने का मसला, भाई कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिजली जनरेशन स्मार्ट सिटी में इतनी बड़ा मेगा सिटी है। भाई आप क्या कह रहे हैं? वफाकी हुकूमत से आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसको फेडरल एंटिटी डिक्लेयर करें? टैक्स कलेक्शन को यहां से, मतलब आप कराची को फेडरल बिल्कुल अपना इंतजाम और इंतजाम में रखे। इस्माइल राउ साहब ये जो मशवरा दे रहे हैं साहब, भाई ये हमारा मसला नहीं है, कराची वालों का मसला नहीं है। इस पर बात अपनी जगह पे दुरुस्त हो गई, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूं इस्माइल राउ साहब के जो सजेशन आप दे रहे हैं, क्या वो मेजर स्टेक होल्डर को, पीपल्स पार्टी को, जिनकी सिंध में हुकूमत है, उन्हें कबूल है? राउ साहब देखिए, मैं पहले तो ये थोड़ा जो के इलेक्ट्रिक पे बात आपने की, मैं थोड़ी एक बात इस पे कर लूं कि देखें ये बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की नाअहली है जो उन्होंने अजाब हुआ। इस वक्त लोग कोविड की वजह से कई लोग हैं जो आइसोलेशन में हैं, क्वारंटाइन में हैं, और वो जब लाइट नहीं होती है तो कितने परेशान होते हैं। इसकी नाअहली, सर ये तो हम सबको पता है, ये हम सबको पता है कि उनकी नाअहली है, लेकिन इसको हल करने की भी अब हुकूमत पीटीआई के दोस्तों की हाल ये है कि अब उनकी संजीदगी का आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो जाके एहतजाज कर रहे हैं। अरे भाई, किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं आप? अगर आपके जो वफाकी वजीर हैं वो कौमी असेंबली के ऐलान कहते हैं कि जी हमें कुछ नहीं कर सकते, और अयूब हो या असद उमर साहब हो या ये बैठ के कौमी असेंबली में कहते हैं, आप जो प्रॉपर फॉर्म है, आप यही बात की जाती है कि नेब्रा इंडिपेंडेंट है। नेब्रा इतना ही इंडिपेंडेंट हो सकता है जितना पेमरा इंडिपेंडेंट है, जितना ओगरा इंडिपेंडेंट है, जितना नेब इंडिपेंडेंट है, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता। तो आप अब उसको आप किसको के इलेक्ट्रिक अगर अकाउंटेबल है, उसको जवाबदार है, तो वो वफाकी हुकूमत है ना, वो करें ना। तो इनको चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट में बात करें, कैबिनेट में बात करें, कौमी असेंबली में बात करें, सेनेट में बात करें। जो प्रॉपर फोरम्स हैं वो इनको फेडरल गवर्नमेंट ही ठीक कर सकती है। जो रिलेटेड इश्यूज हैं के इलेक्ट्रिक के, नहीं तो जो रेहान हाशमी साहब कह रहे हैं, राउ साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये ऑल टुगेदर सब्जेक्ट ही फेडरल बना दिया जाए। जो टैक्स यहाँ पर इकट्ठे होने हैं, जो यहाँ पर टेरिफ्स जो इकट्ठे होने हैं, के इलेक्ट्रिक और बाकी ट्रांसमिशन का सब कुछ मामला, आप अग्री कर रहे हैं? एटलीस्ट संजीदगी के सबसे पहले ये कि वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल में संजीदगी का मुजाहरा करे। जो वज़ीर-ए-आज़म से लेके काबीना के किसी मेंबर में संजीदगी नहीं है अवामी मामला को हल करने। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन उसके अलावा ये जो सजेशन दे रहे हैं रेहान हाशमी साहब, उससे आप अग्री कर रहे हैं? और ये फकत केएलई का हाल नहीं है, आप हेस्को में देख लें, आप सक्कर इलेक्ट्रिक वाला हाल देख लें। इंटीरियर में तो ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं, तारें उठा के ले जाते हैं, पोल उठा के ये वापडा वाले ले जाते हैं लोग। राव साहब, उसके अलावा चले, ये जो बारिशें होती हैं उसके साथ, वहाँ जो इतना अजाब है, बारिशें हो रही हैं, लोग करंट लगकर मर रहे हैं वहां पर, उसके अलावा लोड शेडिंग हो रही है, ये सब मामला, और उस पर हर चीज में जो इजाफा हो जाता है वो ये कि सड़कें टूटी फूटी हैं, वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जाने चली जाती हैं, नालों की सफाई वहां पर नहीं हो रही, बलदिया को पैसे नहीं दिए जा रहे सिंध हुकूमत की तरफ से। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सिंध हुकूमत ने, आपको पता है, गुज़श्ता साल भी बिल्कुल हमने एक कैंपेन चलाई थी नालों को साफ करने के लिए, और जो कचरा था उसको साफ करने के लिए हम, और लेकिन बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो आती है वो हम तो बिल्कुल समझते हैं, उसमें हमने जितना भी मुमकिन हो सकता है, जो सूबाई हुकूमत के इदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट के या जो भी हैं, वो बिल्कुल अपना जो जिम्मेवारी है हम कोशिश करेंगे वो पूरी करें। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेवारी आती है वो जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको आती है, और उनका ही काम है बुनियादी तौर पर ये बेसिकली जो बारिशों की वजह से पानी होना या ये होना, तो ये उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जो काम सिंध हुकूमत का होगा सिंध हुकूमत करे, जो फेडरल गवर्नमेंट चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट करे।
बगैर फंड्स के वो काम कैसे करें ना, सवाल तो यहाँ पर ये भी पैदा हो जाता है। रेहान हाशमी साहब, वो 120 अरब रुपए कहे थे वजीर आजम साहब ने कराची शहर के लिए, कभी पूछा आप लोगों ने उनसे कि वो कब दे रहे हैं वजीर आजम साहब कराची की बेहतरी के लिए? सिंध हुकूमत के थ्रू दें या आप लोगों के थ्रू दें, और कुछ नहीं तो चलें अपने MNA MPs को फंड दे दें, कुछ तो करें। देखिए, हमारे पास जो मालूमात है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होना शुरू भी हो गए कुछ जगहों पे, और मजीद रिलीज होंगे। कब की बात है? कराची पैकेज के ऊपर भी बात हुई थी वजीर आजम साहब से, ये तकरीबन हम महीने भर के अंदर अंदर की बात अच्छा। है, और उसके ऊपर बातचीत भी हुई थी, और मेरा ख्याल है इसकी तरदीद या तस्दीक कर देंगे नकवी साहब। मेरे पास जो इतलात है वो ये कि वो चीजें शुरू हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किस समहाउ इनिशियल लेवल पर है, लेकिन मेरा सवाल ये किस तरीके से वो देना चाह रहे हैं? वो सिंध गवर्नमेंट तो कह रही है ना, जाहिर है उनकी भी बात ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली तो अगर वो आए तो वो सिंध हुकूमत के पास आए, वहां से वो आपके पास आए, जो बलदियाती हुकूमत है, डायरेक्टली तो वो आपको नहीं दे सकते। देखें, एक गुजारिश, कॉन्स्टिट्यूशन की तो बराए मेहरबानी बात ना करें हमारे भाई। उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो आप आर्टिकल 148 की बात करें, आप इसके अलावा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल हैं उनकी बात करनी पड़ेगी आपको। आप कॉन्स्टिट्यूशन की, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। हमारे ये दोस्त अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपावर करें आर्टिकल 148 के मुताबिक लोकल बॉडीज को, जो वाजे तौर पे कहता है कि बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, और एग्जैक्टली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सब काम पंजाब और KP में भी करना चाहिए। पंजाब और KP में भी ये काम करना चाहिए। मुकम्मल करने दीजिए, एक बात मुकम्मल करने दें। कोई इदारा तोड़ा नहीं है जैसे पंजाब में तोड़ दिए गए। राव साहब एक मिनट जरा बात पूरी करने दें। मैं मुकम्मल कर लूं आपकी। रेहान भाई, मेरा सवाल सिर्फ दोबारा मैं आपको बता दूं, रेहान भाई जो पैसे आप कह रहे हैं, मुकम्मल कर लूं आपकी बात, नहीं तोड़ा। रेहान भाई मुकम्मल कर लूं ना, जी मैं आप बात पूरी कीजिए। रेहान भाई बात पूरी कीजिए, लेकिन जो पैसे आप कह रहे हैं कि आना शुरू हो गए हैं, देखिए मैं तो किस तरह से फैक्चुअल आना बात कर शुरू रहा हो गए हैं, मैं हूं। पूछना अगर चाह आप रहा मेरी बात से डिसएग्री करते हैं, नहीं, वो पैसे किस तरह आना शुरू हो गए हैं आपको, जो आप कह रहे हैं आना शुरू हो गए हैं, conclusion मैं ये दें। पूछ रहा हूं। फेडरल गवर्नमेंट कानूनी तौर पर वाया गवर्नर किया जा सकता है, SIDCL मौजूद है, SIDCL को दिया जा सकता है। ठीक। हाँ, ये जरूर है कि कानूनी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के वाया होना चाहिए, लेकिन उसके और भी तरीके हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट पर, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट बल्दियाती नुमाइंदों पर एतमाद नहीं करती और डिप्टी कमिश्नर के जरिए पैसे करवाती है, भाई सिंध गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के रूट लेवल पर सॉलिड वेस्ट चलाने का क्या काम? आपका काम लेजिस्लेशन का, आप लेजिस्लेशन करें। कचरा उठाने के लिए पैसे मेयर को क्यों नहीं दे रहे आप? सिंध सॉलिड वेस्ट क्यों बनाया आपने? उसी तरह फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो SIDCL के थ्रू करे, वो गवर्नर के थ्रू कर दे, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट DCs के थ्रू कर रही है, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ की, पंजाब गवर्नमेंट भी DCs के थ्रू कर रही है। वहां पर भी चूंकि बलदियाती नुमाइंदे ज्यादा जो मुंतखब हैं वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, तो उधर भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है सारा सिस्टम। आपको तो फिर ऑफिस में ले, विक्टिमाइजेशन हो रही है ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, लोग सफर करेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली, वो तो लोग सफर करेंगे। राव साहब, इसमें प्रॉब्लम आखिर क्या है? अगर कराची शहर पर पैसे लगने हैं तो जैसे कि जो सजेशन दे रहे हैं रेहान हाशमी साहब, उस तरह से अगर हो जाए मामला तो बुराई क्या है? कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। रेहान भाई, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था, क्या आपकी पार्टी ने 120 अरब रुपए का मामला जब उठाया वजीर आजम के साथ तो आपने कहा वो पैसे आना शुरू हो गए? अभी आना वो किस तरह से, आप कह रहे हैं यूं करना चाहिए, वो किस तरह से आना शुरू हो गए? अगर तो उसका वही कोई नहीं आना। और दूसरा मेरा सवाल ये, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज, जी अच्छा, फंड्स दे रहे हैं अपने MNAs और MPs को, आप लोग कहां पर हैं? जी मैं बता रहा हूं। देखें, PWD एक इदारा मौजूद है, PWD के जरिए माजी में भी काम होता रहा है, जो कि पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट है। उसके जरिए कुछ जगहों पर इनिशियल लेवल पे बहुत ही 1% भी नहीं होगा, लेकिन खुदा का शुक्र है कुछ तो कराची पर रहम अल्लाह ने खाया, और यहाँ पर कुछ जगहों पर बेहतरी का काम शुरू होने को जा रहा है। MQM ने जो अभी इस्तीफा दिया और उसके बाद दोबारा इंटैक्ट हुए, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कराची पैकेज का ऐलान करना, 120 अरब तो बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन इनिशियल लेवल पर शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 6 महीने में कुछ ना कुछ बेहतरी की नजर आएगी हमें। अच्छा, यहाँ पर लोग सफर कर रहे हैं कराची के, PWD के जरिए काम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर बल्दियात के जरिए काम होना चाहिए था, लेकिन बादल नाख्वास्ता मजबूरी है, आपके पास मौजूद नहीं। PWD मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए था बेसिकली, लेकिन अब माइक्रो लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है। जो बुनियादी बल्दियाती इदारे, मैं एक और चीज बता दूं, नाले के हवाले से आपने पूछा, गुज़िश्ता 4 साल बल्दियाती दौर में सिर्फ एक बार वाटर कमीशन की हिदायत के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट को 1-1 करोड़ रुपए दिए, वरना 4 साल बल्दियाती दौर में
7 बार या 8 बार बारिशों के साइकिल्स आए हैं। इन 7 या 8 बारिशों के अंदर सिर्फ एक बार डीएमसीज को पैसे दिए गए, बाकी अगर आपने डीसीज को दिए हैं तो ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं है, ये गैर जमहूरी अंदाज है, ये जमहूर का ख्याल ना रखने वाली बात है। आप अगर जमहूर की बात करते हैं, रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आपको वो तरीक़ाकार तब्दील करना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान का शायद नॉर्म ही बनता जा रहा है। कहीं भाई आप क्या ये नहीं समझते, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, आपसे 100% इत्तफाक, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि आपकी जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी पाकिस्तान में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, जब वो खुद ये काम बाकी सूबों में, केपी में और पंजाब में नहीं करना चाहते, तो वो मॉरली इस पोजीशन में हो ही नहीं सकते कि वो आपका साथ दें और सिंध में ये काम करवाएं। देखिए, मेरी जो मालूमात है वो कि बाकी जगहों से तो बल्दियाती निज़ाम लपेटा जा चुका है गालिबा। जी बिल्कुल लपेटा जा चुका है। अभी बल्दियाती निज़ाम सिर्फ सिंध में मौजूद है। जी 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 बिल्कुल लपेटा जा चुका है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान एक एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट के साथ गए हैं, मंडे को उसकी समाअत है, तो लेट्स सी वहां से क्या निकलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपकी जो इत्तेहादी जमात है, मुख्तसरन फरमा दीजिएगा, क्या वो इसी वजह से आपका इस मामले पर साथ नहीं दे पाती क्योंकि वो खुद इस इखलाकी पोजीशन में नहीं है, मॉरली उनकी ये पोजीशन खुद नहीं है? जब वो बाकी जगहों पर नहीं कर पा रहे तो वो सिंध हुकूमत को किस तरह से फोर्स करेंगे, आपका साथ किस तरह देंगे? आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, मैं मुत्तफिक हूँ। अगर ऐसी बात है तो वो करेज नहीं हो पा रहा होता है कि आप मोरली किस तरह सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल डायनेमिक्स इस तरह के हों, आबादी एक बड़ी वसीओ अरीज आबादी मुतासिर हो रही हो, तो मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ों से कतई नज़र होकर आवाम के जो बेसिक कोर इश्यूज हैं उनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरा साथ देना चाहिए, एमक्यूएम सही कह रही है तो साथ देना चाहिए, पीपल्स पार्टी सही दे रही है, कह रही है, या कोई भी जमात सही कह रही है तो उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि अब हम मुतहम्मिल नहीं है मिनहजुल कौम चीज़ों के, ये मजीद जो तमाशे हो रहे हैं पूरे एब्सोल्युटली मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जिम्मेदार तो होना चाहिए। रेहान हाशमी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस्माइल राऊ साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद। इन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कराची में लोग बेहाल हैं, लोगों का बुरा हाल है और मसला सिर्फ बैड गवर्नेंस का है, लेकिन उसका इल्ज़ाम, उसका जो बोझ है, उसका बार किसी पर नहीं आता। कोई मानता नहीं है कि ये मेरा कसूर है। लेकिन यहाँ पर जो डिबेट थी नाज़रीन, वो आपने देखी है, आप फैसला आपने खुद करना है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।